हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेबी लॉ अकेडमी। तो आज हम लेकर आए हैं एक न्यू टॉपिक जो कि रिलेटेड है हमारी भारतीय न्याय संहिता 2023 से। तो आज जो है हम भारतीय न्याय संहिता की जो धारा जो 2 है उस पर जो है डिस्कस करेंगे। तो धारा 2 में जो है डेफिनेशंस बताई गई हैं, तो उस पर जो है आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी इसके नेक्स्ट। तो इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, तो धारा दो जो है कहती है कि इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, कार्य यानी कि कार्यों से तात्पर्य कार्यों की एक आवली का उसी प्रकार घोतक है जिस प्रकार एक कार्य का। तो जिस प्रकार से कोई भी कार्य किया जाता है उसी को जो है हम कार्य का नाम ही देंगे। तो जीव जंतु से मानव से भिन्न कोई भी जीवित प्राणी अभिप्रेत है। तो जीव जंतु से मतलब है जो मानव से यानी कि मानव नहीं हो, तो वह जो है जीव जंतु की श्रेणी में आएगा। और तो इसका जो सब क्लोज 3 है जो धारा 2 का, वो क्या कहता है, बालक से अभिप्राय है कि जिसकी उम्र जो है 18 वर्ष से कम आयु की है वह जो बालक कहलाएगा। और कूटकरण कोई व्यक्ति जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे या ये संभाव्य जानते हुए कि तद्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है, ये कहा जाता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को जो है अगर दूसरी वस्तु में परिवर्तित कर दे या फिर स्वयं वैसा ही बना दे, उस रूप में ही ढाल दे ताकि वो कुछ भी गलत काम कर सके, तो उसको जो है कूटकरण की श्रेणी में रखा जाएगा। तो इसको जो है हम स्पष्टीकरण जानेंगे। तो कूटकरण के लिए ये आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी हो। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट वैसा ही रूप उसका दूसरी वस्तु का हो, ये आवश्यक नहीं है कूटकरण में। एंड जो स्पष्टीकरण नंबर 2 है वो जबकि कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश कर दे और सादृश्य ऐसा है कि तद्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है, तो वह जब तक कि तत्प्रति को साबित न किया जाए, ये अवधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के इस प्रकार सदृश बनाता है उसका आशय उस सदृश द्वारा प्रवंचना करने का था। वह ये संभावना जानता था कि तद्वारा प्रवंचना की जाएगी। अब इसका जो धारा जो 2 है उसका सब क्लोज 5 का, इसमें जो है न्यायालय की जो है परिभाषा दी गई है। तो न्यायालय से तात्पर्य क्या है? तो न्यायालय से वह न्यायाधीश अभिप्रेत है जिसे न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा है। तो कोई भी व्यक्ति जिसको जो है न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त बनाया गया है, तो वह जो है न्यायालय कहलाएगा, या फिर उसको जो है न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा जो है ऑर्डर दिया गया है। और इसका जो 2 का 6 है, मृत्यु से जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो मानव की मृत्यु अभिप्रेत है। हाँ, तो गाइस जो है मृत्यु से मतलब है जब तक कि किसी व्यक्ति के प्राण जो है उसकी जो शरीर है उससे नहीं निकल जाते, तब उसको जो है तब तक मृत्यु का नाम जो है नहीं दे सकते। और बेईमानी से आशय इससे कोई कार्य अभिप्रेत है जो ऐसा व्यक्ति को सदोष अभिलाप कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारित कर दे। तो कोई भी ऐसा जो आशय यानी कि जो अब खुद को लाभ पहुंचाए और दूसरे को हानि पहुंचाए, वह जो है बेईमानी कहलाएगा। और दस्तावेज, तो दस्तावेज से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों या अंकों या चिन्हों किसी साधन द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो। और इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं जो विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आश्रित हो या उपयोग किया जा सके। तो कोई भी वस्तु जिस पर जो है कोई कुछ भी लिखा जा सके, कोई भी अंक चिन्ह या बनाए जा सके, वह दस्तावेज कहलाएगा। और ये दस्तावेज जो है इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। आई थिंक आप जो है इसको समझ गए हो। तो जो दस्तावेज है कोई भी वस्तु हो सकती है, चाहे वो डिजिटल भी हो सकता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक भी। तो दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख जो उस संविदा के भी साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके, दस्तावेज है। तो कोई अगर संविदा है, अगर कोई भी वस्तु उसकी संदर्भ में जो है अगर जो है
साक्ष्य के रूप में उपयोग की जा सकती है, तो वह भी जो है दस्तावेज की श्रेणी में आएगा। तो बैंक करार पर दिया गया चेक भी जो है दस्तावेज की श्रेणी में आएगा। अब जानेंगे मुख्तारनामा। तो मुख्तारनामा जो है एक दस्तावेज है और मानचित्र या रेखांक जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग लाने का आशय हो या भी जो उपयोग में लाया जा सके दस्तावेज है। तो कोई भी मानचित्र या रेखांक जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग लाया जा सकता है वह भी जो है दस्तावेज है। जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो उसको जो है दस्तावेज की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो कोई भी लेख हो सकता है वह भी जो है दस्तावेज की श्रेणी में ही जो है आएगा। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट। तो हम जानेंगे अब स्पष्टीकरण 2। तो अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के भी अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे भी अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वास्तव में अभिव्यक्त भी किया गया हो। तो कोई भी अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है वह भी जो है दस्तावेज की श्रेणी में आएगा और ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों के अभिव्यक्त जो है समझा जाएगा। अगर कोई चिन्ह वगैरह उससे बने हुए हैं तो वह भी जो दस्तावेज की श्रेणी में जो है आएंगे। तो बढ़ते हैं दृष्टांत पर। तो का एक विनिमय पत्र की पीठ पर जो उसके आदेश के अनुसार देय है अपना नाम लिख भी देता है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर स्पष्टांकन का अर्थ यह है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। पृष्ठांकन एक दस्तावेज है और इसका भी अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाएगा मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करो शब्द भी या उस प्रभाव वाले शब्द लिख दिए गए हों। तो बढ़ेंगे अब जो है हम इसके आगे। तो जो धारा 2 है उसकी जो सबक्लॉज 9 है वो क्या कहता है। तो उसमें जो है कपटपूर्वक की डेफिनेशन दी गई है। तो कपटपूर्वक से कपट करने की आशय से कोई भी कार्य करना अभिप्रेत है जो भी अन्यथा नहीं। तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई कपटपूर्वक कार्य करता है तो वह जो है कपटपूर्वक के नाम से जो है जाना जाएगा। तो लिंग पुल्लिंग वाचक शब्द वह और उसके व्युत्पन्न का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो या उभयलिंगी हो। स्पष्टीकरण उभयलिंगी का वह अर्थ होता है जो उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 के अखंड टामे है। तो कोई भी व्यक्ति चाहे नर हो, नारी हो, चाहे पुल्लिंग हो तो वह भी जो है लिंग के अंतर्गत ही समझा जाएगा। तो 11 सद्भावपूर्वक कोई बात सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती है जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। अगर कोई व्यक्ति जो है किसी चीज़ पर जो है विश्वास अगर कर ले तो वह जो है सद्भावपूर्वक नहीं समझी जाएगी, क्योंकि हो सकता है उसको जो है जो विश्वास किया गया है उसको जो है सही चीज़ नहीं दिखाई गई हो। तो इसका जो सब क्लॉज 12 है वो क्या कहता है। तो सरकार से केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार अभिप्रेत है। तो सरकार से तात्पर्य है कोई भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार। आई थिंक आप जो है इसको समझ गए होंगे कि सरकार क्या है। सरकार यानी केंद्र की सरकार भी हो सकती है, राज्य की सरकार भी हो सकती है। तो जो सेक्शन 2 का सब क्लॉज 13 है वो क्या कहता है, संश्रय। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, कोला बारूद या वाहन के साधन देना या किन्हीं साधनों से चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं जिस प्रकार के इस खंड में प्रकटित की किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना आता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को कुछ भी करने जो है देता है, कोई वस्तु देता है, चाहे वो इस जो सेक्शन दिया गया है इसमें वर्णित हो या नहीं हो, वह जो है संश्रय कहलाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को वह जो है देता है यानी उसके पालन पोषण के लिए देता है। तो इसके नेक्स्ट जो डेफिनेशन है क्षति, जो कि सेक्शन 2 का सब क्लॉज 14 में दी गई है। तो क्षति से तात्पर्य है कोई अपहानि अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित करती हो। तो कोई व्यक्ति की अगर कोई भी इंजरी होती है या वो मानसिक हो, शारीरिक हो, चाहे ख्याति की हो या संपत्ति की हो, वह जो ख्याति जो क्षति कहलाएगी। अब इसका जो सेक्शन 2 का सब क्लॉज 15 है वो क्या कहता है, अवैध। तो अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। अवैध शब्द प्रत्येक उस बात को लागू है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिष्ठित हो या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो, और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसको लोप करने के लिए वह जो है अवैध, उसके लिए अवैध है। तो कोई व्यक्ति जिसके लिए कोई भी ड्यूटी दी गई है या फिर कोई काम दिया गया है, अगर वह जो है उसको इलीगल तरीके से करता है तो वह जो है अवैध
अवैध कहलाएगा। आई मीन इसका मतलब है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को कोई भी राइट नहीं है करने का, लेकिन वो फिर भी करता है, तो वह जो है अवैध कहलाएगा। आई थिंक आप समझ गए हो, तो बढ़ते हैं इसके आगे। तो न्यायाधीश, न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया है। इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी आता है। तो न्यायाधीश से तात्पर्य ऐसा कोई भी आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया है जो किसी विधिक कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दंडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, न देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। तो कोई भी व्यक्ति जो अंतिम निर्णय दे दे किसी भी व्यक्ति को, यानी कि पनिशमेंट के तौर पर जो है, तो वह जो है न्यायाधीश की श्रेणी में आएगा, चाहे वो सिविल हो या फिर दंडिक हो। तो जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। तो कोई भी व्यक्ति जो विधि द्वारा निर्णय देने के लिए सशक्त किया गया है, तो वह जो है न्यायाधीश की श्रेणी में आएगा। तो दृष्टांत के तौर पर समझते हैं, किसी आरोप के संबंध में आधिकारिकता का प्रयोग करने वाला कोई मजिस्ट्रेट जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे अपील होती हो या ना होती हो, न्यायाधीश है। तो कोई भी मजिस्ट्रेट जिसे दंड देने का, यानी कि जुर्माना या कारावास देने का अगर उसको शक्ति प्राप्त है या फिर राइट प्राप्त है, तो वह भी जो है न्यायाधीश जो है कहलाएगा, चाहे उसको अपील चाहे उसकी जो अपील होती हो या नहीं होती हो। तो जीवन से तात्पर्य जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो किसी मानव का जीवन अभिप्रेत है। तो जब तक किसी व्यक्ति में प्राण है तब तक उसको जो है हम जीवित जो है समझेंगे, या फिर उसको जो है जीवन बोलेंगे। तो स्थानीय विधि से तात्पर्य वह विधि अभिप्रेत है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू हो। तो भारत की जो है कोई भी विधि जो कि किसी विशेष स्थान पर लागू है, वह जो है स्थानीय विधि के अंतर्गत समझी जाएगी, और वह जो है स्थानीय विधि की श्रेणी में आएगी। और पुरुष में किसी भी आयु का मानव नर जो है अभिप्रेत है। तो कोई भी जो है मानव नर है, तो वह जो है पुरुष की जो श्रेणी है उसमें जो है आएगा। तो बढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट। तो मास और वर्ष, तो जहाँ कहीं मास शब्द या वर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ ये समझा जाना है कि मास या वर्ष की गणना ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जानी है। तो अगर कहीं पे मास या महीने का जो है जिक्र होता है, तो हम समझेंगे कि ये जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर की जो है बात कर रहा है। तो जंगम संपत्ति, तो इसके अंतर्गत भूमि और वे चीज़ें जो भूबद्ध हों या भूबद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों कि सिवाय जो है प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है। तो वे संपत्ति जो कि पृथ्वी से संबंधित नहीं हो, यानी कि जो है भूमि से जो है टच नहीं हुई हो, जैसे फसल जो होती है वो जंगम संपत्ति की श्रेणी में नहीं आएगी। तो ऐसी कोई भी संपत्ति जो है वो जंगम संपत्ति जो है कहलाएगी। तो वचन, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, एक वचन के घोतक शब्दों में बहुवचन सम्मिलित होता है, और बहुवचन के घोतक शब्दों में एक वचन सम्मिलित जो है होता है। तो बढ़ेंगे हम अब इसके नेक्स्ट। तो शपथ, तो इस शपथ के अंतर्गत किसी शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिजान और ऐसी कोई घोषणा जिसके किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो। तो कोई व्यक्ति जो कि विधि द्वारा प्राधिकृत है किसी भी जो है कोई भी शपथ लेने के लिए या फिर कोई भी वचन लेने के लिए, कोई भी लोक सेवक हो सकता है किसी सर्विस देने के लिए, अगर कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी वचन बोल रहा है तो वह जो शपथ कहलाएगी। और साथ ही साथ अगर न्यायालय में ऐसी कोई भी बात कही जा रही है तो वह भी जो है शपथ की श्रेणी में जो है आएगी। तो अपराध, तो उपखंड का और उपखंड खा में उल्लिखित अध्यायों और धाराओं के सिवाय अपराध शब्द से इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई बात अभिप्रेत है। मतलब जो है अपराध कोई भी बात हो सकती है जो कि हमारी जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अधीन जो है उसको दंडनीय बनाया गया है, तो वह जो है अपराध की श्रेणी में आएगा। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट।
तो का जो है अध्याय 3 और निम्नलिखित धाराओं में अर्थात धारा 8 की उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 4, 5, धारा 9, धारा 49, धारा 50, धारा 52, धारा 54, धारा 55, धारा 56, धारा 119, धारा 120, धारा 123, धारा 127 की उपधारा 7 और उपधारा 8 और धारा 222, धारा 230, धारा 231, धारा 240, धारा 248, धारा 250, धारा 251, धारा 259, धारा 260, धारा 261, धारा 262, धारा 263, धारा 263, धारा 308 की उपधारा 6 और उपधारा 7 तथा धारा 300 की उपधारा 2 में अपराध शब्द से संहिता के अधीन या किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कोई बात जो है अभिप्रेत है। और धारा की 189 की उपधारा 1 और धारा 211, धारा 212, धारा 238, धारा 239, धारा 249, धारा 253 और धारा 329 की उपधारा 1 में अपराध शब्द का अर्थ उस दशा में वही है जिसमें विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कार्य ऐसी विधि के अधीन 6 मास या इससे अधिक अवधि के कारावास से चाहे वह जुर्माने सहित हो या रहित दंडनीय हो। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट। तो लोफों की आवली का उसी प्रकार घोतक है जिस प्रकार एकत्र लोफ का। तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी काम को करने का लोभ करता है तो उसको वो जो है लोभ बोलेंगे। तो व्यक्ति के अंतर्गत कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं। तो कोई भी निकाय या व्यक्ति कोई भी कंपनी वह चाहे वह निगमित हो या नहीं वह जो है व्यक्ति की श्रेणी में आएगा। लोक के अंतर्गत कोई भी वर्ग या कोई भी जो है समुदाय आता है। तो लोक के अंतर्गत कोई भी वर्ग आ सकता है चाहे कोई भी जो समुदाय होता है यानी कि एसोसिएशन वो भी जो है लोक की श्रेणी में आएगा। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो लोक सेवक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित वर्णों में से किसी के जो है अधीन आता है अर्थात कोई भी नौसेना, सेना, वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी जो है लोक सेवक के अंतर्गत आएगा। और साथ ही साथ प्रत्येक न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णायक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है तो वह भी जो है लोक सेवक की श्रेणी में आएगा और वह जो है लोक सेवक जो है कहलाएगा। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे या किसी संपत्ति का भार संभाले, उस संपत्ति का व्ययन करे या किसी न्यायिक आदेश का निष्पादन करे या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करे या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे। और प्रत्येक व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने के लिए न्यायालय द्वारा विशेष रूप से अपराधीकृत किया गया है तो वह भी जो है लोक सेवक की श्रेणी में जो है समझा जाएगा और वह जो लोक सेवक की श्रेणी के अंतर्गत ही आएगा। तो इसके बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक असिस्टर का पंचायत का सदस्य, तो कोई भी पंचायत का सदस्य हो वह भी जो लोक सेवक कहलाया जाएगा। साथ ही साथ प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषम विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्दिष्ट किया गया है तो वह भी लोक सेवक कहलाया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को प्रतिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो तो वह भी जो है लोक सेवक की श्रेणी के अंतर्गत ही समझा जाएगा और लोक सेवक जो है कहलाएगा। तो सरकार का प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते ये कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की सूचना दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा का संरक्षण करे तो वह भी जो है लोक सेवक कहलाएगा। चाहे ऐसा जो है कोई भी व्यक्ति जो हो वह जो लोक सेवक की श्रेणी में जो है समझा जाएगा और वह जो है लोक सेवक होगा। तो बढ़ेंगे हम अब इसके नेक्स्ट। तो बढ़ते हैं इसके आगे। तो प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते ये कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे या किसी राजस्व आदेश का निष्पादन करे या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे या सरकार के धन संबंधी हितों के संरक्षण के लिए किसी व्यक्ति के व्यतिक्रम को रोके तो वह भी जो है लोक सेवक जो है कहलाएगा। तो आई थिंक आप जो है समझ गए होंगे कि लोक सेवक जो है कौन है।
तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते ये कर्तव्य है कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी पंथ निरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे, या कोई रेट या कर उद्गृहित करे, या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चय करने के लिए कोई दस्तावेज बनाए या अधिप्रमाणीकृत करें, तो वह भी जो है लोक सेवक की श्रेणी में जो है समझा जाएगा और लोक सेवक कहलाएगा। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट। तो प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए या निर्वाचन के किसी आग को संचालित करने के लिए सशक्त हो, तो वह भी जो है लोक सेवक कहलाया जाएगा, जो कि किसी भी इलेक्शन में अपना कोई भी रोल निभाता है, तो वह व्यक्ति भी जो है लोक सेवक कहलाया जाएगा। आई थिंक आप समझ गए हो। तो प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है, साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 की खंड 31 में यथा परिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम की या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड 45 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में है, तो वह जो है लोक सेवक कहलाया जाएगा। इसे स्पष्टीकरण। तो इस खंड में किए गए वर्णों में से किसी के अधीन आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं, चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किया हुआ है, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि हो, लोक सेवक है, चाहे वह गलती से क्यों ना हुआ हो, तो वह भी जो व्यक्ति जो है लोक सेवक की श्रेणी में आएगा और लोक सेवक ही होगा। निर्वाचन से किसी विधायी, नगरपालिका या अन्य प्राधिकारी के सदस्यों का चयन करने के प्रयोजन से कोई निर्वाचन अभिप्रेत है, चाहे वह कैसे ही स्वरूप का हो, जिसके लिए चयन करने की पद्धति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन है। दृष्टांत नगरपालिका आयुक्त जो है लोक सेवक हैं। बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो विश्वास करने का कारण, कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है, तब ये कहा जाता है कि जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त कारण रखता है, अन्यथा नहीं। तो जब व्यक्ति को कोई दूसरे व्यक्ति पर जो है अगर कोई विश्वास रखता है, तो तभी उसको जो है विश्वास करने का कारण जो है कहेंगे। तो विशेष विधि से वह विधि अभिप्रेत है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू करती है। तो किसी विशिष्ट विषय पर, यानी कि जो स्पेशल कोई सब्जेक्ट है उस पर अगर कोई विधि लागू होती तो उसको विशिष्ट विधि कहेंगे। तो मूल्यवान प्रतिभूति से ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत है जो ऐसी दस्तावेज है या होना तात्पर्य है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, आंतरिक, निर्बंधित, निर्वापित किए जाए या छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति ये अभिस्वीकृत करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधि वो अधिकार नहीं रखता है, तो वह जो है मूल्यवान प्रतिभूति के अंतर्गत जो है समझी जाएगी। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट, यानी कि दृष्टांत को देखेंगे। तो एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है। इस प्रस्तांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसका विधिपूर्ण धारक हो जाए, उस विनिमय पत्र का अधिकार अंतरित किया जाना है, इसलिए यह प्रस्तांकन मूल्यवान प्रतिभूति है। तो जलयान से कोई चीज़ अभिप्रेत है जो मानवों के या संपत्ति के जल द्वारा पर्यावरण के लिए बनाई गई हो। तो कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी संपत्ति को जो है अगर कोई भी वस्तु जो है अगर ले जाती है जल के माध्यम से, तो वह जो है जलयान के अंतर्गत समझी जाएगी। तो स्वेच्छा, कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कार्य करता है, तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कार्य करता है जिसके द्वारा उसे कार्य करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कार्य करना है जिन साधनों को काम में लाते समय वह जानता था या ये विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कार्य तो होना संभव है। तो किसी व्यक्ति को ये विश्वास था कि उससे कौन सा रिजल्ट आएगा, तो अगर वह जो है इस प्रकार कोई भी
काम करता है तो वह जो है ये कहलाया जाएगा कि उसने जो है कोई भी कार्य जो है स्वेच्छा करा है, अपनी मर्जी से किया है। तो विल से कोई भी वसीयती दस्तावेज अभिप्रेत है, तो कोई भी वसीयती दस्तावेज जो है विल भी कहलाएगा। तो महिला से किसी भी आयु की मानव नारी जो है अभिप्रेत है, यानी कि कहलाएगी। कोई किसी चाहे महिला जो है किसी भी आयु की हो वह जो है महिला कहलाएगी, यानी कि कोई भी स्त्री जो है किसी भी आयु की हो वह जो है महिला कहलाएगी। तो सदोष अभिलाभ में से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ अभिप्रेत है जिसका अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार ना हो। तो कोई भी व्यक्ति हो जिसका लाभ प्राप्त करने के लिए अगर वो वैध रूप से हकदार नहीं है तो वह जो है सदोष अभिलाभ कहलाएगा। तो सदोष हानि से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि अभिप्रेत है जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार हो। तो कोई भी व्यक्ति जिसका किसी अपनी प्रॉपर्टी पर जो है लीगल राइट था, उसका अच्छा यानी कि उसका जो राइट था वो पूरी तरीके से सही था, लेकिन अगर उसको कोई हानि होती है तो उसको जो है सदोष हानि कहेंगे। तो सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना, कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है ये तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष रखता है, और तब भी जबकि वह सदोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है ये तब कहा जाता है जबकि उससे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, और तब भी जबकि उसे जो है किसी संपत्ति से सदोष वंचित किया जाता है। और उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस संहिता सिर्फ में परिभाषित नहीं है, किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम और संहिता में उनके हैं। परंतु इस संहिता में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रतिनिर्देश का अर्थान्वयन भारतीय नागरिक सुरक्षा दूसरी संहिता 2023 से जो है लिया जाएगा। आई थिंक आप जो है इसको समझ गए होंगे। तो अगर आज का जो वीडियो है वो आप सभी लोगों को जो है पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।